गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वह टॉपिक है हम लोगों का सेकंड टॉपिक क्लास 10th की एनसीईआरटी का भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। टॉपिक है हम लोगों का आज का नेशनलिज्म इन इंडिया। इस टॉपिक में हम लोग इस बात को चर्चा करने वाले हैं, इस बात को देखने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद कैसे भारत में बढ़ा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस बात की चर्चा कर दूं कि भारत में राष्ट्रवाद, जब भारत में कंपनियों के आने का जो क्रम था, कंपनियां भारत में आई और कंपनियां जैसे ही भारत में आती हैं, वे भारत में आने के बाद अनेक कंपनियों का आपस में विरोध प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो भारत में आए वे पुर्तगीज़ आए थे। पुर्तगाली के बाद भारत में जो है सो डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज़ आते हैं, अंग्रेज़ के बाद फिर जो है डेनिश, और उसके बाद फिर फ्रांसीसी आते हैं। मतलब सबसे लास्ट में भारत में जो आए कंपनी वह फ्रांसीसी कंपनी थी, जो भारत में सबसे अंतिम समय में आई थी। लेकिन आपस में 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में सर्वप्रथम आया था। वास्को डिगामा सबसे पहले समुद्री रास्तों की खोज करने के लिए कोलंबस निकला। कोलंबस ने अमेरिका का खोज कर दिया। उसके बाद बार्थोलोम्यू डियाज निकलता है। बार्थोलोम्यू डियाज जो था वह केप ऑफ गुड होप की खोज करता है। किसकी खोज करता है? केप ऑफ गुड होप की वह खोज करता है। और केप ऑफ गुड होप की खोज करने के बाद पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा निकलता है। वास्को डिगामा जो था वह केप ऑफ गुड होप होते हुए मोजाम्बिक पहुंचता है, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे। और मोजाम्बिक आने के बाद वह अब्दुल मजीद नाम के गुजराती व्यापारी जो थे, समुद्री रास्तों से वे इंडिया की ओर आ रहे थे, और उन्हीं रास्तों का फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए वह कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में आ जाता है। जब 1498 ईस्वी में वह भारत आता है तो यहाँ के राजा थे जमोरिन। जमोरिन बखूबी उसकी स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद वह यहाँ से मसालों को लेकर जाता है। मसालों को लेकर जाता है, कई सारी जो मसाले थे वे यहाँ से लेकर के जाता है वह। और लेकर जाने के बाद जो वास्को डिगामा था वह वहाँ पर महंगे दाम पर बेचता है। कैसे बेचता है? वहाँ पर वह महंगे दाम पर बेचता है वस्तुओं को, और महंगे दाम पर बेचने के बाद तो भी वहाँ के लोगों को सस्ता लगता है, यूरोप के लोगों को सस्ता लगता है कि कौन सा ऐसा देश है जो इतनी सस्ती वस्तुएं बेच रहा है। इसके बावजूद भी वास्को डिगामा दोबारा भारत आता है और 1502 ईस्वी में, और पुनः यहाँ से सामानों को लेकर जाता है। और वहाँ के लोग इस तरह से भारत की ओर व्यापार करने के लिए उत्सुक होते हैं, अग्रसर होते हैं। और भारत आने का समुद्री रास्तों का खोज हो ही चुका था। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां अपनी अपनी कंपनी सेटअप करते हैं। पुर्तगीज़ कंपनी इस्टेब्लिश होती है, फिर डच होती है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप होता है, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप होता है, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे लास्ट में आती है। एक कंपनियों का क्रम था भारत में आने का, और ये कंपनियाँ भारत में जब आती हैं तो भारत में आने के बाद यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई होती है कि भारत में कंपनियां सोचती हैं कि हम व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते हैं, तो हम व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते हैं। इसी को लेकर के लोगों में तनाव उत्पन्न होता है, और यह तनाव इतने बड़े स्तर पर हो जाता है कि सभी कंपनियां आपस में लड़ी, और लड़ने के बाद दो कंपनियां लास्ट में बचती हैं। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में दो युद्ध होते हैं, निर्णायक युद्ध। एक तो प्लासी का युद्ध 1757 का, और एक बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी का। ये दो युद्धों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त होता है, और विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह भारत में अपनी झंडा गाड़ती है और कोलकाता में अपना अधिकार कर लेती है, शासन को एकत्रित कर लेती है। और इसके पहले ही वे राजाओं से लगान वसूल करने का अधिकार ले चुके थे। तो मुख्य रूप से यह जो युद्ध होता है वे भारत के राजा ही लड़ते हैं, लेकिन दोनों कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां किसी एक राजा को और फ्रांसीसी कंपनियां किसी एक राजा को पीछे से सपोर्ट करती हैं, और लड़ाई होता है जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस राजा को सपोर्ट कर रही होती है वे राजा जीत जाते हैं, और कंपनियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर शासन स्थापित होने लगता है।
और वे 3 प्रेसिडेंसी स्थापित करते हैं, कोलकाता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और 3 प्रेसिडेंसी को स्थापित करने के बाद वे भारत में शासन को संचालित करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही भारत में सत्ता का संचालन होता है, यह भारत में सत्ता का संचालन इतने क्रूर तरीके से होता है, लगान इतने ज़बरदस्त तरीके से लोग वसूला करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, कि यहाँ के जो भी किसान वर्ग था वे त्रस्त हो जाते हैं, उनकी स्थितियाँ खराब हो जाती हैं, उत्पादन नहीं होता है तो भी उससे लगान लिया जाता है। लेकिन यह लगान जो था, इसी सब के विरोध में कई सारे उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, अंग्रेज ही हमेशा उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। और इस तरीके से सेंसरशिप लगा दिया गया था आगे चल कर के समाचार पत्रों के ऊपर। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी समाचार पत्र यदि पब्लिश होता है तो सबसे पहले अंग्रेज पदाधिकारी उसे पढ़ते थे, उसके बाद ही वह समाचार पत्र अन्य लोगों के पास जाता था। तो यह जो प्रक्रिया थी, यह प्रक्रिया के चलते ही लोगों में असंतोष की भावना हो गया था। और ब्रिटिशर्स भारत में जंगलों को डिवाइड कर दिए थे और जंगल में भी इंडियंस को जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो भी जंगल के आसपास के क्षेत्र में लोग रहा करते थे, जो जंगल से ही अपनी जीवन यापन की वस्तुएं एकत्रित किया करते थे, उन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और उसके बाद उन लोगों को ही जंगल में प्रवेश करने की अनुमति दिया जाता है जो लोग फ्री में काम करने के लिए कंपनियों के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो इस तरीके से भारत में कुछ जो जंगली इलाके में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय था या फिर कुछ अन्य लोग थे, उन लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, नाजुक हो जाती है, और असंतोष की भावना यह बड़े स्तर पर फैलती है पूरे इंडिया में। और यह असंतोष की भावना जब पूरे इंडिया में फैलती है तो वही 1857 ईस्वी का क्रांति होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बड़े स्तर पर लड़ा गया भारत में। मंगल पांडे इसका नेतृत्व कर रहे थे, है ना, मेरठ से, और कई जगहों पर यह नेतृत्व किया जा रहा था। इसका तत्कालीन कारण यह था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी का, कि यहाँ पे गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था। और यह कारतूस हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों को नष्ट करने वाला था, भ्रष्ट करने वाला था, और इसका विरोध किया जाता है। और मंगल पांडे अपने सर्जेंट को गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिसके चलते यह विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। और इस विद्रोह का नेतृत्व कई नेता भारत में करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में तात्या टोपे, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में वीर कुंवर सिंह, और मेरठ में खुद मंगल पांडे। लेकिन अंततोगत्वा यह जो क्रांति प्रारंभ हुई थी, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय क्रांतिकारियों ने कहा, और जबकि अंग्रेज इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रथम क्रांति मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि वे ये नहीं दिखाना चाहते थे कि भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके हैं और एकजुट होकर के युद्ध की घोषणा कर दिए हैं, जिससे कि अन्य भारतीय और अन्य इलाकों के लोग उनके खिलाफ एकत्रित और खड़े न हो जाएं। इसलिए वे ऐसे करने से बचा करते थे। लेकिन यह आंदोलन खैर असफल तो रहा, मंगल पांडे मारे जाते हैं, लेकिन यह अंग्रेज़ों को जरूर यह आभास करा चुका था कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन प्रारंभ हो सकता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, अंग्रेज पदाधिकारी के द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी बनाए जाते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाते हैं। और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनेक समिट होते हैं, यहाँ पर कई जगह शाखाएं बनती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ अपने हित के लिए किए हैं, लेकिन अंग्रेज़ यदि अपने हित के लिए भी किए होते तो अंग्रेज़ों के लिए यह नासूर का काम किया, क्योंकि पूरे भारतीय क्रांतिकारियों को एक छत के नीचे एकत्रित होकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करने का मौका मिल गया था, और यह मौका को भारतीय गंवाना नहीं चाहते थे। और इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इसलिए स्थापना अगर की होगी तो वे सोचे होंगे कि जो है सो मैं इसलिए स्थापना कर रहा हूँ कि जो विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रांतों से जो विद्रोह किया जा रहा है, इसको दबाने में मुझे सब समस्या, कठिनाई का महसूस करना पड़ रहा है। लेकिन यदि एक व्यक्ति के द्वारा अगर नेतृत्व, अगर विद्रोह किया जाएगा, एक स्थान पर किया जाएगा, तो उससे हमको उस विद्रोह को दबाने में, उसको नियंत्रित करने में मुझे सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन अंग्रेज़ों के यह नासूर का काम किया, पूरे भारतीयों को एकजुट करने में यह बहुत बड़ा योगदान दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस तरीके से दौर प्रारंभ होता है महात्मा गांधी का भी, क्योंकि महात्मा गांधी जो है फॉरेन पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और फॉरेन पढ़ाई करने के बाद वे अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के विद्रोह में
रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन के भेद में, काले और गोरे के भेद के जो जो भेद कर रहे थे ब्रिटिशर्स लोग काले लोगों से अफ्रीका में, उनके खिलाफ महात्मा गांधी को भी ट्रेन से एक बार फेंक दिया जाता है। और उसके बाद महात्मा गांधी जो थे 1915 ईस्वी में भारत आते हैं और भारत आने के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हैं और कैसे क्रांति प्रारंभ होती है, इसी सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे धीरे धीरे लोगों में भारत को एकजुट होकर के राष्ट्र राज्य स्थापित करने की उदय हुआ। और आधुनिक यूरोप में जैसे आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय होता है, उसी तरीके से समय बदलने लगी। वे कौन थे जिनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा हो गया समस्त भारतीयों में भी। और इन प्रतीकों और चिन्हों ने नए गीतों, विचारों और नए संपर्क स्थापित किए। समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया गया और भारत में जितने भी जाति, धर्म, संप्रदाय और मजहब के लोग रहा करते थे, वे सब एकजुट होकर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ आवाज़ अपना पुख्ता करने लगे थे। दूसरी, उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष, लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने लोगों को एकजुट एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, क्योंकि अलग अलग लोगों पर इसके मायने अलग अलग थे। क्योंकि भारत में भी आपने देखा होगा कि भारत में भी जो है सो कुछ लोग गर्मपंथी विचारधारा के थे, कुछ लोग नरमपंथी विचारधारा के थे। जैसे लाल बाल पाल गर्मपंथी विचारधारा के माने जाते हैं, जबकि महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब लोग जो थे ये नरमपंथी विचारधारा के थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव की बिंदु भी निहित थे। कई जगहों पर विचारधारात्मक लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि गर्मपंथी शस्त्र के बल पर आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उदारपंथी अनुनय और विनय हाथ जोड़कर विनती करके अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन अंग्रेज उदारपंथियों के विचारों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे, उनके विचारों को महत्व नहीं दिया करते थे। यह बात भी सत्य है। लेकिन पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी, और इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कितने बड़े स्तर पर होता है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। साथियों, हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के उपाय अपनाए थे। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया, किस तरह राष्ट्रवाद के लोगों की कल्पना को नई उड़ान प्रदान कर दी, और इस तरीके से भारत में एक एकता के सूत्र में बंध करके कैसे लोग प्रारंभ करते हैं युद्ध को, उसकी घटना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यह आंदोलन 1919 ईस्वी के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। नए सामाजिक समूह शामिल हो रहे थे संघर्ष में, नई पद्धतियां सामने आ रही थीं, और इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, इसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां पैदा कर दी थीं। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर खर्चे के लिए लिए गए करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, आयकर शुरू किया गया, और युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ गई थीं। 1913 ईस्वी से 1918 के बीच में कीमतें दोगुनी हो चुकी थीं, जिसके कारण आम लोगों का मुसीबत बढ़ गया था। भारतीय सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहा करती, महात्मा गांधी से बोली कि आप हमारे प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग कीजिए, हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वादा किया था उस वादा से मुकर जाती है, और वे अपनी वादों पर खरे नहीं उतरते। और इस महात्मा गांधी पूरे भारतीय सैनिकों को ये आह्वान करते हैं, युवाओं को आह्वान करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग दीजिए। सहयोग दिया जाता है, और इसी के चलते महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किया जाता है।
1918 और 1919 और 1920-21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, खाद्य पदार्थों की भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग और तरीका पेश किया, और उस नेता का नाम था महात्मा गांधी, जो सत्य और अहिंसा के आधार पर चला करते थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विचार अपनाया, क्योंकि महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ सफलतापूर्ण लोहा लिया था, और इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह का विचार जो होता है वह सत्य के आधार पर होता है, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, सत्य की खोज के लिए आप लड़ रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। महात्मा गांधी ऐसा विश्वास करते थे, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब यही होता है कि सत्य के आधार पर अहिंसा के आधार पर चलते हुए सत्य की खोज करना। महात्मा गांधी कहा करते थे, इसलिए महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हम यदि उनका सहयोग ही नहीं करेंगे तो वे अपने आप यहां से चले जाएंगे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था भारत में। ये महात्मा गांधी का ऐसा मानना था, और महात्मा गांधी सत्याग्रह मानने वाले व्यक्ति थे, विद्वान थे, नेता थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के आधार पर अपने आप को कष्ट पहुंचाकर ही दूसरे से अपनी बातों को मनवाना ही सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह का मतलब क्या था, आप समझ गए होंगे कि अपने आप को कष्ट पहुंचाकर अपनी बातें दूसरे से मनवाने का प्रयास करना ही सत्याग्रह कहा जाता है, और इसमें हिंसा की सहारा लिए बिना अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, ऐसा महात्मा गांधी का सोचना था। भारत में आने के बाद महात्मा गांधी कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। बिहार का रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें बिहार में आमंत्रित किया था कि आप आइए बापू, और बिहार में आकर के किसानों की स्थिति को देखिए, भारत को समझिए। 1917 में बिहार के चंपारण के इलाके का दौरा किया गया। दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों ने संघर्ष किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले में किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, परंतु ब्रिटिशर्स लगान में ढील देना नहीं चाहते थे, और भारतीय चाहते थे, किसाने चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। और इसके बाद 1918 ईस्वी में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के भी सत्याग्रह का आंदोलन करते हैं अहमदाबाद में। तो इस तरह से महात्मा गांधी लगातार 3 सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। चंपारण सत्याग्रह, गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह, और अहमदाबाद मिल मजदूर वर्कर्स के समर्थन करते हुए असहयोग आंदोलन, वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद जा पहुँचते हैं। इसी बीच में रॉलेट एक्ट आता है, और रॉलेट एक्ट लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। 1919 में रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में आया था, जिसमें कहा गया था कि न अपील, न वकील, न दलील। मतलब यह इसलिए आया था कि 1857 ईस्वी की क्रांति में जो समस्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उत्पन्न हुई थी, वह समस्या वे दोबारा उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। वे ऐसे नेतृत्वकर्ता को खत्म करना चाहते थे जो किसी भी क्रांति को अग्रदूत बनता है, और किसी व्यक्ति को जिस पर संदेह हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था,
उस पर मुकदमाएँ चलाई जाती थीं और वह व्यक्ति न अपील, न वकील, न दलील, न तो वकील रख सकता था, न तो दलील दे सकता था, और न ही वह कहीं पर अपनी बात को रख सकता था। ऐसे विभत्स कानून जब बने तो 6 अप्रैल 1913 ईस्वी को जालियांवाला बाग में, क्योंकि यह जो आपका रॉलेट एक्ट आया था, इसी में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में रैलियां आयोजित की जाती हैं। वहां पर कई सारे राष्ट्रवादी नेता वहां पर एकत्रित होते हैं और वहां पर जनरल डायर, हंसराज नाम का भारतीय ने जनरल डायर को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित होकर सभा का आयोजन कर रहे हैं। जनरल डायर आता है और निर्मम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश देता है। हजारों लोग मारे जाते हैं और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना किया जाता है और कांग्रेस की तरफ से भी जो वहाँ पर एक आयोग स्थापित किया गया था, जिसमें मालवीय जी भी आपके थे, और इस तरीके से विभिन्न शहरों में रैली, जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गईं। व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं को भंग किया जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। इसी के चलते अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे थे। मार्शल लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग मतलब कि सालाना साल में बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे और इलाके में मार्शल लॉ लागू था। वहाँ पर बहुत लोग मार दिए जाते हैं और महात्मा गांधी इस विभत्स घटना से बहुत बड़ा दुखित होते हैं और दुखित होने के बाद वहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा असंतोष था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक सीमित था, क्योंकि शहरों और कस्बों तक वह नहीं पहुँच सका था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक किए बिना यह संभव नहीं है। तो इसलिए एक र्यूमर फैला था कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था और दरअसल इसका मतलब यह था कि ऑटोमन साम्राज्य जो थी, ब्रिटेन में जिस तरीके से जर्मनी की पराजय हुई थी और मित्र राष्ट्रों के द्वारा जैसे जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दिया गया था, उसी तरह से ऑटोमन साम्राज्य पर भी वर्साई की संधि की तरह ज़बरदस्ती थोप दी जाएगी। और इसीलिए पूरे विश्व के जो मुस्लिम थे वे एकजुट होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और उसी का नेतृत्व भारत में भी करने के लिए टू अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने, जिसे अली बंधु कहा जाता है, इन लोगों ने महात्मा गांधी को साथ लेकर 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया जाता है और 19 सितंबर 1920 में महात्मा गांधी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करना जरूरी है। अब प्रश्न बात तो यहाँ पर यह उठती है कि महात्मा गांधी असहयोग ही क्यों प्रारंभ करना चाहते थे? तो महात्मा गांधी दोस्तों असहयोग इसलिए प्रारंभ करना चाहते थे क्योंकि महात्मा गांधी ने अपनी हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में जो लिखी थी उसमें उन्होंने जिक्र किया है और वे कहते हैं कि महात्मा गांधी को विश्वास था कि ब्रिटिशर्स की सत्ता भारतीयों के सहयोग से यहाँ स्थापित हुआ है और यदि हम उन्हें सहयोग ही नहीं करेंगे तो उनकी सत्ता अपने आप यहाँ पर बिखर जाएगी, टूट जाएगी। और स्वराज की स्थापना करने पर महात्मा गांधी बल देते हैं कि स्वराज की स्थापना किया जाएगा, मतलब हम जो भी अंग्रेजी वस्तुएं, सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें, विद्यालय, परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए हम सबको। और सारे लोगों ने बड़े स्तर पर इसका बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया जाए
और 1920 की गर्मियों में गांधी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं करते हैं। और कांग्रेस में बहुत सारे लोग इस प्रस्तावों पर सशंकित थे, वे डरते थे कि कहीं यदि हम किसानों की बातों को लेते हैं तो कहीं हमसे जो धनी तबका है वह असहमति न हो जाए। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही इस विचार को लेकर। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विद्रोहियों के बीच में सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था वहां पर एक समझौता होता है और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लग जाती है। और आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उनमें किस लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा था, इस बात को हम लोग चर्चा करेंगे साथियों अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को आपने समझने का प्रयास किया कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए और आने के बाद कैसे कब्जा जमाए और कैसे भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिए, जिससे कि भारतीयों में उनके प्रति असंतोष की भावना बढ़ने लगी थी। और यह असंतोष इतने बड़े स्तर पर फैला कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा करने में महात्मा गांधी कामयाब होते हैं। तो साथियों अगले क्लास में हम लोग इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।